लेट मत करो। एक और स्टेटमेंट, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर डाला। ये स्टेटमेंट किसका है? ई थॉमस, डी टी गैराट, हेराल्ड लॉस्की या कार्ल मार्क्स? राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। ठीक है। एक और स्टेटमेंट, अगर ये सब स्टेटमेंट आप नहीं सुने हैं, हमको पता है हम कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं कराए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको नहीं कराए थे, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? यानी कि ये जो रेलवे लाया गया भारत में, उसके खिलाफ बोला गया है कि इस रेल के द्वारा भारत के गांवों की जो स्वायत्तता थी, एक सेफ्टी था, वो भी तोड़ दिया गया रेल के द्वारा, क्योंकि रेल गांव गांव तक पहुंच गया था और वहां तक जाकर के अब शोषण किया जाने लगा भारतीयों का। तो ये कथन किसका है कि रेल ने भारत के सेफ्टी कवच को तोड़ दिया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी बुकानन, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, बाकी लोग राइट आंसर इज, तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो हम विदिन 30 सेकंड हम खुद आंसर दे देंगे। अब आप लोग समझ लो, आप लोग को देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। राइट आंसर इज बुकानन। ठीक है। एक और क्वेश्चन, भारत में रेलवे का निर्माण का कारण क्या था या क्यों किया गया भारत में रेलवे का निर्माण? ऑप्शन ए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन बी, भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में बांधने के लिए। ऑप्शन सी, आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस या उपयुक्त सभी। रेलवे का विकास क्यों किया गया? अच्छा, ब्रिटिश ठीक है, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी उद्देश्य थे। हम्म 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 ठीक है। ये स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल का है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर भारत की बुनकरों की हड्डियों से ये धरती सफेद हो गई है। यानी कि ये स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल का है जिन्होंने गवर्नर जनरल होते हुए भी भारतीय बुनकरों की दयनीय स्थिति पर क्षोभ और दुख प्रकट करते हुए कहा कि यहां पर भारत के मैदान उनके हड्डियों से सफेद हो गई है। ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बाकी लोग राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। एक और क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए आपको हम बोर्ड पे लिख देते हैं। इसको देखिएगा, मैच करना है। एक तरफ है भू राजस्व व्यवस्था,
गवर्नर जनरल कहो चाहे वायसराय कहो, लेकिन ये अभी गवर्नर जनरल ही है ना। हाँ, वायसराय ही गवर्नर जनरल ही बाद में वायसराय कहलाने लगा था। एक तरफ है भू राजस्व, हाँ अब एक क्वेश्चन है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। आप लोग इस क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन अब पूछने का समय आ गया और हमको पता है कि आप लोग इसका आंसर देंगे। एक तरफ भू राजस्व व्यवस्था और इससे दूसरी तरफ है इस व्यवस्था से रिलेटेड पर्सन, संबंधित व्यक्ति। पहला ऑप्शन है रैयत अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। रैयतवाड़ी में है कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन। महलवाड़ी में है हॉल्ट मैकेजी, मार्टिन बर्ड। अब आप इसको मिला दीजिए हमको, या आप हमको बता दीजिए कि एक मिनट, अच्छा सवाल ये पूछा गया है कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अब ऑप्शन आपको दे देते हैं। आप लोग जैसा ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत हो गया। अब ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको मैच करना है कि ए के साथ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब अगर ऑप्शन 1 दिया जाए तो A1, B2, C3। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन A2, B1 या C3। तीसरा ऑप्शन इज A3, B1 और C3। ऑप्शन 4 इज A1, B3, C2। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। राइट आंसर इज ए, ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त के साथ कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर जुड़े हुए थे। रैयतवाड़ी के साथ कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो इसको लाया था। बाद में इसमें कैप्टन रीड और एल्फिस्टन भी शामिल हुए थे। बाद महलवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, इसीलिए इसको बर्ड प्लान और मैकेंजी प्लान भी कहा जाता है। अब इसका एरिया भी हमको बता दीजिए, कौन सा सिस्टम कहां पे था आपको। आप लोग तो क्षेत्र भी बता दीजिए। मद्रास में ठीक है। बाकी ठीक है। और
वेरी गुड। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ करके आए हैं लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। ऑप्शन 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ऑप्शन सी, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार यह निश्चित किया गया, इसीलिए महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इनमें से कौन सा सही है? हाँ, वेरी गुड, यानी कि ये सब के सब सही है कथन। अच्छा है, एक क्वेश्चन है कि 1793 के जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसानों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था किसानों को। इसके पीछे कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास, या जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रह गया था, या ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी, या खेतीहर की दिलचस्पी प्राप्त, या खेतीहरों की दिलचस्पी नहीं थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग स्वविवेक से दे सकते हैं। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतीहरों का प्रेशर था। तो इसका तो राइट आंसर ये था कि जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रह गया था, सिर्फ उनको फिक्स कर दिया गया था, और वो समय पर, अब ऐसा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे लगान वसूल कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इन सबों से ब्रिटिशर्स को या कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए राइट आंसर ये था है कि इस पर ब्रिटिशर्स का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। बाकी सब आंसर गलत है, इसीलिए वो पट्टा नहीं करता। ये तो है, वो तो है, वो तो जमींदारों के लिए है कि अगर आप लगान नहीं देंगे बस, यही कंडीशन था। बाकी वो क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। निश्चित लगान निश्चित समय पर निश्चित तिथि को दे देना है आपको। बाकी सरकार आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप कितना रेंट फिक्स कर रहे हैं और कितना कलेक्ट कर रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए इसलिए 1/11। वेरी गुड। एक क्वेश्चन है कि भारत के कितने परसेंट एरिया पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था? 31%, 51%, 19% या फिर 31, 51, 19 या 20?
वेरी गुड, 51%। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन मार्टिन बर्ड, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड या चार्ल्स ग्रांट को। बाकी लोग कैसे पता? बड़ी सॉलिड जवाब दिए एकदम तुम लोग, लगता है बढ़िया से पढ़ी है। मार्टिन बर्ड इज राइट आंसर। कहां देखी थी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस चार्टर एक्ट के द्वारा छीन लिया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा अंतिम रूप से या पूरी तरह से छीन लिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया का डिक्लेरेशन या घोषणा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बाकी लोग पता नहीं है, ऐसे कैसे बोल दी पता नहीं है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, शायद पता चल जाए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जितने भी इनके व्यापारिक एकाधिकार था वो सब छीन लिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार छीना गया था, लेकिन दो चीज छोड़ दिया गया था, एक चाय का और दूसरा चीन के साथ व्यापार का। ये दो छोड़ करके बाकी सब कुछ 1813 में ही छीन लिया गया था। फ्री ट्रेड ले आया गया था, सब मुक्त व्यापार ले आ दिया गया था, लेकिन दो चीज को छोड़ करके चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार इन्हीं का था और चाय का व्यापार करने का एक अधिकार इन्हीं के पास था। 1833 के एक चार्टर एक्ट में ये भी खत्म कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है बड़ी इंटरेस्टिंग। चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया, बाकी सब छीन लिया गया। मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका समझ लो कि उसके लिए पेटेंट था वो, बाकी सब ओपन कर दिया गया, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया 20 साल बाद 1833 में। एक और क्वेश्चन है चाय से ही संबंधित। भारत में चाय बागान या चाय की खेती 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, इसकी ये कौन जिम्मेवार था, कौन लाया था? जोसेफ बैंक्स, जेम्स कुक, रॉबर्ट फॉर्चून या रॉबर्ट ओवन? ये हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम आपसे पूछ लेते हैं। तो याद रखिए कि चाय जो भारत में लाया गया, चाय की खेती, वो लाया गया था रॉबर्ट फॉर्चून के द्वारा। ये दरअसल एक वनस्पति शास्त्री थे और ये चीन से जाकर के वहां से चाय के पौधा चोरी करके लाए थे रिसर्च करने के बहाने, और ला करके भारत में प्लांटेशन करवाए थे। रॉबर्ट फॉर्च्यून, उन्होंने ही भारत में चाय की खेती शुरू करवाई थी। चीन से पौधा लाया गया था और ला करके यहां पर शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन था? किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर?
बताओ। राइट आंसर इज दीनबंधु मित्र। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था और कब स्थापित हुआ था? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। वेरी गुड। राइट आंसर इज अवध कमर्शियल बैंक, 1881। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1822, 20, 1816, 1793। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1820, 1822, 1793 या 1816? ठीक है, 1822। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? ये भी बता दो लगे हाथ। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ठीक है, गलत है। सबसे पहले परमानेंट सिस्टम, अस्थाई, ये कब आया? 1793। फिर आया रैयतवाड़ी, ये कब आया? 1820। फिर आया महालवाड़ी, ये कब आया? 1822। ये सीक्वेंस याद रखो। 93, 1820, 1822। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हम लोग पढ़े हैं। कॉलोनियल फेजेस ऑफ इंडिया को हम लोगों ने 3 क्लास में डिवाइड किया है या कैटेगराइज किया है। पहला चरण कमर्शियल फेज या वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक। फिर इंडस्ट्रियल फेज 1813 से 1858 तक। फिर तीसरा फिनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद, 1860 से 1947। अब आपको ये बताना है कि इस फेजेस का क्या विशेषता था, मैच करना है। कर सकते हैं। पहला है पहला है कमर्शियल फेज या वाणिज्यवाद का चरण, जो कि 1757 से 1813 तक था। दूसरा है औद्योगिक चरण या इंडस्ट्रियल फेज, जो 1813 से 1858 तक था। और तीसरा है 1860 से लेकर के 1947 तक फिनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद का। तो किस फेज का क्या कैरेक्टर था या विशेषता था? ऑप्शन 1 में है एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। एकाधिकार व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2 फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का काल। ऑप्शन सी ब्रिटिश पूंजी के निवेश का काल। तो मैच करना है आपको, कौन सा फेज का कौन सा कैरेक्टर था या नेचर था। बता सकते हैं? हाँ बताते हैं, हम लिख ही देते हैं। पहला है वाणिज्यिक चरण, दूसरा है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? औद्योगिक चरण, इंडस्ट्रियल फेज, औद्योगिक चरण। और तीसरा ऑप्शन है आपका वित्तीय पूंजीवाद। अब आपके पास 3 ऑप्शन इधर भी है, आपको मैच करना है। ऑप्शन यह है कि इस समय एकाधिपत्य व्यापार का काल था वाणिज्यिक चरण में, और प्रत्यक्ष निवेश का या निवेश का, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। दूसरा है औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण का था कि मुक्त व्यापार का काल था।
और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद में ब्रिटिश पूंजीवाद, पूंजी का निवेश का काल, यानी इन्वेस्टमेंट का काल। ब्रिटिश पूंजी का निवेश का काल। आपको मैच करना है, हाँ मिलाना है। अच्छा, आप लोग का कहना है कि जो जिस स्थिति में है वो सही फॉर्मेशन, सही स्टेज है या सही फॉर्म में है, आप यही कहना चाहते हैं? सभी लोग इस मत से सहमत हैं? अगर आप लोग इस मत से सहमत हैं तो राइट आंसर है, सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेज, ये जो है कैरेक्टर, ये सही कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है, जो फेजेस हैं वो सही कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की लूट किस घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, कंपनी को भारत में व्यापार मिलने के अनुमति के पश्चात, या 1813 के चार्टर एक्ट के बाद? कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लूटिंग की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, या कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात? ठीक है, बाकी लोग सबका आंसर गलत है, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बाद से ही लूटिंग शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था आप खुद समझिए, खुद पढ़िए, पता चलेगा कैसे शुरू हो गया था। तो उसी समय से शुरू हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? ओपियम प्रोडक्शन करता था भारत का, बहुत फेमस था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? हम तो नहीं आज तक से पढ़ा है कि असम के क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता था। बिहार होगा, राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, बिहार में होता था। तो बहुत अच्छा किया आप लोग, बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक रहा, रिस्पॉन्स रहा। एक और क्वेश्चन, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों एक ही हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जिस समय कोई उद्योग धंधा खत्म कर दिया गया था या था ही नहीं। कब का बात है? 1757 से 1857, 1800 से 1850, 1850 से 1947, या 1800, या इनमें से कोई नहीं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पीरियड कौन सा है? 1757 to 1857, 1800 to 1850, 1850 to 1947 and none of this। इनमें से कोई नहीं। बोलो। ऑप्शन डी। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज 1800 टू 1850। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काल था, विऔद्योगिकरण का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कहां स्थापित की गई थी? बंगाल, बंबई, भड़ौत, सूरत?
पटसन मिल। भारत की पहली पटसन पटसन पटसन, बोर्ड पे लिख दिए हैं पटसन। बंगाल, बंबई, भड़ौच या सूरत? राइट आंसर इज बंगाल का रिसरा। जूट पटसन अभी तो बोले थे बच्चा लोग तुम लोग से, पटसन का ही तो जूट बनता है ना। कुछ ही देर पहले डिस्कस भी किए थे हम लोग कि मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में, कि भारत में अंग्रेजों के समय में कौन से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो उसमें हमने बोला था कि पटसन, तो बंगाल का रिसरा आपको बोले नहीं थे, रिसरा। राइट आंसर इज बंगाल। आप लोग ध्यान से शायद सुनो नहीं थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो याद रखिए। भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा कहां से कहां के बीच चला था? टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां था? बंबई से थाने, कलकत्ता से मद्रास, बंबई से आगरा, कलकत्ता से आगरा। टेलीग्राफ सर्विसेज कहां से कहां शुरू हुआ था? 1853 में। बंबई से थाने, कलकत्ता से मद्रास, बंबई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। टेलीग्राफ सर्विसेज। कलकत्ता से 2 ऑप्शन है, मद्रास और कलकत्ता से आगरा। और बंबई से 2 ऑप्शन है, बंबई से थाने, बंबई से आगरा। ये तो रेलवे चला था। राइट आंसर इज कलकत्ता से आगरा। भारत का पहला टेलीग्राफ सर्विसेज शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के किस व्यवस्था पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक? आर्थिक स्थिति पर, ठीक है। आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, टाइम इज ओवर एंड ऑल्सो